बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, एमकेएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक और खूनरेज तसादुम हुआ है। कहां तसादुम हुआ और उस तसादुम के बाद अब तक क्या कुछ हो चुका है, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा जी बात करेंगे एमकेएम इंटरनेशनल, एमकेएम लंदन सेक्रेटेरिएट के जो लोग हैं उन्होंने अब जहराना इनिंग खेलनी शुरू कर दी है। क्या बातें हो रही हैं अभी, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा अब बात जो है वो बाप तक पहुंच गई है। किसके बाप तक बात पहुंची है, इस पर भी बात करेंगे। और एक लाहौर हाई कोर्ट के एक जस्टिस ने इस्तीफा दिया है और अपने इस्तीफे में उन्होंने क्या लिखा है ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो जी प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। कल रात न्यू कराची के एक इलाके सेक्टर 11 जे में एक और तसादुम हुआ है एमकेएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान। और इस तसादुम के बाद फिर इतलात ऐसी आई हैं कि यहाँ पर एक बच्चे की हलाकत हुई है। इसके अलावा एक बच्चा जख्मी है और इसके अलावा और भी 2-3 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं गोलियों से। अगर आप वो तस्वीरें देखें, मैं भी यहाँ अपनी इस वीडियो पे वो तस्वीर लगा नहीं सकता जो बच्चा वहां पर हलाक हुआ है, जिस बच्चे को मैं शहीद कहूंगा। 12 साल का एक बच्चा है जो बच्चा वहां पर शहीद हुआ है। उसके सर पे इस जगह पे गोली लगी है, बिल्कुल इस जगह पे गोली, सर एकदम उसका खुल गया है यहाँ से। तो लगता ये है कि बिल्कुल टारगेट करके निशाना लेके उसको गोली मारी गई है, बिल्कुल माथे के सेंटर पे गोली लगी है। मतलब कोई पक्का निशानेबाज था जिसने भी ये काम किया है। अब पहले तो ये कहा गया कि यहाँ पर कोई कॉर्नर मीटिंग हो रही थी एमकेएम पाकिस्तान की और फिर वहां पे झंडा हटाने का या पोस्टर फाड़ने का कोई मामला हुआ। तो उसके बाद जो ये तसादुम हुआ, फिर इतला है कि भाई ये कोई शादी की तकरीब चल रही थी, उसके करीब कोई कॉर्नर मीटिंग चल रही थी। शादी से लोग जो निकले उन्होंने कोई वहां पे हुटिंग करना शुरू की, उसके बाद ये तसादुम हुआ। फिर आखिर में खबर ये आई कि वो जो कॉर्नर मीटिंग थी वो कॉर्नर मीटिंग पीपल्स पार्टी की थी और उस पीपल्स पार्टी की कॉर्नर मीटिंग के ऊपर एमकेएम पाकिस्तान के लोगों ने हमला किया। ये पीपल्स पार्टी क्लेम करती है, ये पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारा जो उम्मीदवार है वो वहां पे लोगों के साथ अपनी कैंपिंग कर रहा था और वहां पर जो है एमकेएम के लोग आते हैं, उन्होंने वहां पर गोलियां बरसाई हैं जिसके नतीजे में हमारे कारकुनान जख्मी हुए। और जो बच्चा वहां पर शहीद हुआ उस बच्चे को भी अपना ही बताया कि ये भी हमारी जो कॉर्नर मीटिंग चल रही थी उस कॉर्नर मीटिंग में कुछ लोग आए हुए थे जो वहाँ के रहायशी लोग हैं। वो बच्चा जो है अपने वालिदैन के साथ कॉर्नर मीटिंग में आया था जिसको गोली लगी और बच्चा शहीद हुआ। उसके बाद जो है ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने कल रात को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया कि पीपल्स पार्टी जो है वो भौखलाहट का शिकार है और पीपल्स पार्टी ने जो अभी एमकेएम ने जो जलसा किया है बागे जिला में, उस जलसे को देखने के बाद जो है पीपल्स पार्टी के जो है वो होश उड़ गए हैं। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने ये सब हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए क्योंकि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पीपल्स पार्टी अब इलेक्शन नहीं जीत सकती, उनको अपनी हार नजर आ रही है। इसी वजह से वो ये ऐसे हथकंडों पे उतर आए हैं। ये कहना है ख्वाजा इजहारुल हसन साहब का, क्योंकि वो जहाँ पे कल ये तसादुम हुआ है वो हल्का एन ए 247 लगता है और एन ए 247 के जो एमकेएम के उम्मीदवार हैं वो ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हैं। उसके बाद जी अब से कुछ देर पहले, चंद हम लम्हात पहले, पीपल्स पार्टी के सईद गनी और भी 2-3 लोग हैं जिनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से है, वकार मेहदी वगैरह, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर जो है यही सब बातें की गई पीपल्स पार्टी की तरफ से। और पीपल्स पार्टी की तरफ से जो एक बहुत बड़ा दावा किया गया है, पीपल्स पार्टी की तरफ से ये जो दावा किया गया है इसने सबको हैरान कर दिया है। पीपल्स पार्टी के सईद गनी कहते हैं जो नाजमाबाद में तसादुम वाला जो वाकया होता जिसमें एमकेएम पाकिस्तान का एक सीनियर तरीन कारकुन फराज कुरैशी शहीद हुए थे, उस वाकये का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि हमने हर प्लेटफॉर्म पे जाके ये अपील की है कि इस वाकये की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए, किसी से भी इसकी इंक्वायरी करा लें और इस वाकये की इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है। अब इसी वाकये के हवाले से वकार मेहदी साहब जो है वो कहते हैं कि ये जो फराज नामी शख्स शहीद हुआ है एमकेएम पाकिस्तान का, ये इनकी अपनी गोली से हुआ है, ये इनकी अपनी गोली से शहीद हुआ है। इनको इसी वजह से हम कहते हैं कि इस मामले की तहकीकात कराई जाए, इस मामले की पूरी छानबीन होनी चाहिए और
इसके लिए कुछ कमीशन बनना चाहिए, ये कहना है पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी कहती है वो जो एमकेएम का कारकुन फराज जो शहीद हुआ वो हमारी गोली से नहीं हुआ, या हमने उसको नहीं मारा, वो अपने ही लोगों का निशाना बना है। ये एक बड़ा एक समझ ले बहुत बड़ी एक बात की दावा किया गया है पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो अब ये मामला चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से, बहुत ज्यादा मतलब हालात जो है यहाँ पर कशीदा है एमकेएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के हवाले से। रोजाना की बुनियाद पे एक नया तसादुम खड़ा हो जाता है। अब इसके बाद जो है पीपल्स पार्टी कहती है कि ये सब मामला सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नहीं चल रहे, ये कराची के बहुत सारे हलकों में इस तरह के मामला हो रहे हैं और एमकेएम पाकिस्तान जो है आके हमला करती है। अब इस तरह की बातें एमकेएम पाकिस्तान ने, आप लोग को याद होगा मुस्तफा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब फराज की शहादत हुई थी नाज़िमाबाद वाक़ये में। उसके बाद से ये मामला जो है वो बिगड़ना शुरू हुए। फराज की शहादत हुई, फराज की शहादत के गुस्से में मुस्तफा कमाल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और देखें फराज वाला जो मामला हुआ था, नाज़िमाबाद का जो वाक़या हुआ था, मैं खुद उसमें मौजूद था, मतलब उसकी नमाज जनाजा में मौजूद था। मैंने खुद देखा वहां पर कि उधर एक बहुत बड़ी तादाद, पापोश नगर में एक बहुत बड़ी तादाद आवाम की मौजूद थी उसकी नमाज जनाजे में, जिसको आप गिनती भी नहीं कर सकते। एमकेएम पाकिस्तान के फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि 12,000 कारकुनान खिलाफत चौक पर मौजूद थे, यानी पापोश नगर में मौजूद थे, और वो कह रहे थे कि सिर्फ इशारा कर दो। मैं वहां पे खुद भी मौजूद था। वो जो 12,000 लोग बकौल फारूक सत्तार साहब के, बेशक 12,000 लोग नहीं, उससे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो सारे कारकुनान नहीं थे, उनमें बहुत बड़ी तादाद जो है, बहुत बड़ी तादाद जो है वो इलाका मकीनों की थी, वो मोहल्ले वाले की जो लोग होते हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद थी वो। और कोई शक की बात नहीं है कि वो 12,000 तक लोग थे, वो 12,000 से ज्यादा लोग थे, और उसमें एमकेएम के कारकुनान की भी बहुत बहुत बड़ी तादाद थी। लेकिन पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका जो है वो फराज के नमाज जनाजा में मौजूद था। ये बात तो फैक्ट है, ये बात हकीकत है। अब जी बात कर लेते हैं एमकेएम लंदन सेक्रेटेरिएट के हवाले से। एमकेएम लंदन सेक्रेटेरिएट जो है वो जारहाना पॉलिसी पे उतर आई है। एमकेएम के कुछ लोग हैं राब्ता कमेटी के लंदन के, उनकी तरफ से अब बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया जा रहा है, और उस गुस्से के अंदर जो है वो बहुत बुरी ज़बान भी इस्तेमाल की जा रही है, गालम गलोच की जा रही है, और वही एक बार फिर जो है गद्दारों के हवाले से बात की जा रही है, गद्दारों के बाइकआउट के हवाले से बात की जा रही है, और उनको बहुत ज़्यादा गालम गलोच का निशाना बनाया जा रहा है। अब उसके बाद जो है ये मामला और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, एक सहाफ़ी है, एक एंकर पर्सन है, नादिया मिर्ज़ा। वो ट्विटर पे बहुत ज़्यादा फाल होती हैं। अब उनके ट्विटर पे कुछ ट्वीट इन्होंने किए जिसको लेके एमकेएम इंटरनेशनल के जो लोग हैं उन्होंने नादिया मिर्ज़ा को भी निशाना बनाना कर दिया है, निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उनसे भी अभी जो है वो मतलब अजीब अजीब बातें, अजीब अजीब मामला जो है सोशल मीडिया पे नादिया मिर्ज़ा के हवाले से भी चल रहे हैं। नादिया मिर्ज़ा को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और नादिया मिर्ज़ा साहिबा जो है वो, जो लोग उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं उनको वो ब्लॉक कर रहे हैं, जिसके बाद जो है माहौल और ज़्यादा अजीब सा होता जा रहा है सोशल मीडिया पे। अब जी बात कर लेते हैं बानी एमकेएम के हवाले से। लंदन सेक्रेटेरिएट के हवाले से एक बड़ा ऐलान भी किया गया है कि एमकेएम लंदन जो है वो अब किसकी हिमायत करेगी, किस सियासी जमात की हिमायत करेगी। मतलब अगर एमकेएम इंटरनेशनल को मौका नहीं दिया जाता, उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका नहीं दिया जाता, उनके लोगों को उठाया जाता है, तो कहा यह जा रहा था तो एमकेएम इंटरनेशनल अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं वो पीटीआई को सपोर्ट करेंगे, पीटीआई की हिमायत करेंगे। ये सब बातें चल रही थी सोशल मीडिया पे। फिर उसके बाद खबर आई कि एमकेएम इंटरनेशनल बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं वो आफाक अहमद साहब को सपोर्ट करेंगे, आफाक अहमद की हिमायत करेंगे। ये सारी बातें चल रही थी सोशल मीडिया पे। उसके बाद जो है फिर लंदन सेक्रेटेरिएट राब्ता कमेटी के जो कन्वीनर है मुस्तफ़ा अजीज आबादी, उनकी तरफ से ऐलान ये किया गया कि वो किसी भी सियासी जमात का सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी भी सियासी जमात को वो हिमायत भी नहीं करेंगे। उनका टारगेट है कि वो खुद जो है वो इलेक्शन में आए और इलेक्शन का हिस्सा बने, उनके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन का हिस्सा बने और उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाए। लेकिन उन्होंने बिल्कुल साफ अल्फाजों में ये कह दिया है
कि ना पीटीआई की हिमायत की जाएगी ना आफाक अहमद साहब की हिमायत की जाएगी। हो सकता है अगर उनको इजाज़त ना मिले, अगर इजाज़त नहीं मिलती है, उनके उम्मीदवारों का ऐलान आज या कल कर दिया जाएगा और ये उम्मीदवारों का ऐलान होने के बाद उनको अगर उठा लिया जाता है, कुछ होता है इस तरह के मामला, तो फिर हो सकता है वो बाइकआउट की तरफ तो चले जाएंगे, लेकिन वो किसी भी जमात की हिमायत का ऐलान नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं जी, बात जो है अब बाप तक आ गई है और बाप तक बात को लेकर आए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बयान दिया है, वो बयान मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वो कराची समेत सिंध भर में दिल के अमराज के मुफ्त इलाज की सहूलत फराम कर रहे हैं। इनके आने के बाद कराची में NICVD अस्पताल की हालत देख लें। मुस्तफा कमाल का बाप भी अस्पताल नहीं बना सकता। दिल के अमराज का वो मुफ्त इलाज करने जा रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और वो कहते हैं कि हम जो है पूरे सिंध, कराची समेत पूरे सिंध में जो है वो अस्पताल बनाएंगे। NICVD की इन्होंने मिसाल दी कि आप उसकी हालत जाके देख लें, वो उन्होंने बनाया है, मतलब पीपल्स पार्टी ने बनाया है। और वो कहते हैं कि मुस्तफा कमाल का बाप भी अब अस्पताल नहीं बना सकता। बिलावल भुट्टो साहब को शायद पता नहीं होता, उनको गाइड नहीं किया जाता, उनको बताया नहीं जाता कि माजी क्या रहा है। ये जो बात कर रहे हैं कि अस्पताल बनाएंगे और मुस्तफा कमाल का बाप भी अस्पताल नहीं बना सकता, तो मुस्तफा कमाल तो 2008 में या गालिबन 2009 में या 10 में मेरे ख्याल है जो 16 नंबर वाला अस्पताल है वो मुस्तफा कमाल साहब मेरे ख्याल है वो बना चुके हैं। ये शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये पता ही नहीं है। और उस अस्पताल के अंदर इनके ही वजीर आला सिंध, जो उस टाइम के वजीर आला सिंध हुआ करते थे कायम अली शाह साहब, उनका इसी अस्पताल के अंदर इलाज भी हुआ है। ये भी शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को नहीं पता होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का मसला असल में ये है कि उनको पता कुछ होता नहीं है और वो अल्फाज अदा कर देते हैं। जैसे कि काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में वो बैठे थे। अब पीपल्स पार्टी का तो मंशूर है ना कि वो 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। आप 50 यूनिट बिजली फ्री देने के काबिल नहीं हो। पीपल्स पार्टी 50 यूनिट बिजली फ्री नहीं दे सकती। उसके ऊपर जो है काशिफ अब्बासी ने इनको ये बात कह दी, आपने इतना बड़ा दावा कर दिया 300 यूनिट बिजली जो है आप वो फ्री देंगे, कैसे दे सकते हैं आप, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप, ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये आप बता दें। काशिफ अब्बासी ने इनको बोला बिलावल भुट्टो को। तो बिलावल भुट्टो साहब जो है उस पर उनको जवाब ही देते हैं, तो क्या हम ख्वाब भी नहीं देख सकते। मतलब वो अपने ख्वाबों को अपने मंशूर में लेकर आ गए। वो ये ख्वाब है इनके कि वो ये सब दें और ये इनका मंशूर है, ये इनका हाल है। तो पता है बिलावल साहब को कुछ होता नहीं है। और वो अब आप सीधा से अब एक और बात मैं आपको बताऊं, अभी सिंध में जो है ना बिलावल भुट्टो की जो बहन है आसफा भुट्टो, ये कैंपेन चलाती फिर रही है, जगह जगह जाती है, पूरे इंटीरियर सिंध में आसफा भुट्टो जो घूम रही हैं। वहां ये बताया जाता है बीबी की तस्वीर आ गई, बेनजीर का साया आ गया और ये आ गया। मतलब आसफा भुट्टो को इस तरीके से पेश किया जाता है कि बीबी की तस्वीर है, बीबी की कॉपी आ गई, बीबी दोबारा जिंदा होके आ गई है। तो भाई जो बीबी का शौहर जो जिंदा है उसका भी तो जिक्र करो ना कि जरदारी की बेटी आ गई है। ये क्यों नहीं बोलते, जरदारी को अपने आप से क्यों नहीं जोड़ते, बीबी को और भुट्टो को अपने आप से जोड़ते हो जिसका ताल्लुक तुम्हारे खून से नहीं बनता, तो बातें करते हो यार। अब क्या बोले, खैर ये सबको पता है बीबी को भुट्टो को किस तरीके से कैच किया जा रहा है और कौन करवा रहा है। तो जी अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी। कल एक चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस नहीं है, जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने कल जो है वो इस्तीफा दिया है। नाम है उनका शाहिद जमील खान। और अपने इस्तीफे में उन्होंने एक नज़म लिखी है। वैसे तो मुझे शेर व शायरी पढ़ना नहीं आती, शेर मुझे पढ़ना नहीं आते, मैं खुद शेर पढ़ता हुआ भी अच्छा नहीं लगता। तो उस नज़म में जो उन्होंने शेर लिखा है वो मैं अपनी स्क्रीन में लगा देता हूँ, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ये जो नज़म उन्होंने लिखी है ये अल्लामा इकबाल की नज़म है। और इसके अंदर जो इनकी इस नज़म से साबित ये होता है, जो जाहिर करना चाह रहे हैं जस्टिस साहब जो हैं शाहिद जमील साहब, वो ये जाहिर करना जा रहे हैं कि अपने इस नज़म के ज़रिए कि उनको आज़ादी नहीं है काम करने की, और ये आज़ादी ना होने की वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया है। मतलब उनको
फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, इस वजह से वो उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया है। अब जहाँ तक मेरा ख्याल है या मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन है वो इस तरीके से है कि जब बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब पे लाहौर हाई कोर्ट से जब पाबंदी लगी थी, उस टाइम पर भी मुबैना तौर पे ये जो जज साहब हैं ये लाहौर हाई कोर्ट में हुआ करते थे। जब इनको नहीं याद आए थे ये सारे मामला, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, जब उस टाइम पे इनको ये सब याद नहीं आया, अब इनके ऊपर आए तो उन्होंने पूरी नज़म अल्लामा इकबाल के इस मामले के ऊपर अपने रेजिग्नेशन पे, अपने इस्तीफे पे लिख दिया। आप मेरी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। तो जी, ये तो फिर लोग कहते हैं ना, जब इस तरह के मामलात होते हैं तो फिर मकाफात अमल होता है, और मकाफात अमल तो होता है, इसमें कोई शक नहीं। आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा, और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।